मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम जीव जनन कैसे करते हैं में पादपों में लैंगिक जनन और मानव में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन क्या है एवं इसके प्रकार। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। जनन द्वारा जीव अपनी जाति की वृद्धि करते हैं। जनन दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार जिसमें एकल जीव जनक यानी कि सिंगल पेरेंट से नया जीव उत्पन्न होता है। अलैंगिक जनन, इसमें केवल इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नया जीव आनुवंशिक रूप से जनक के समान व समरूप होता है। मीन्स कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है इट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। यह सरल शारीरिक संरचना वाले जीवों में जनन की विधि है, जैसे कि एक कोशिक जीवों में या कोशिकीय स्तर संगठन वाले बहुकोशिक जीवों में। विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस जो है वो डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन, दो जीव नर तथा मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। युग्मकों का निर्माण होता है जिनके संलयन से जीव उत्पन्न होता है। आनुवंशिक रूप से नया जीव जनकों के समान तो होता है परंतु समरूप नहीं होता है। मतलब कि अगर हम जेनेटिकली देखें तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट से कुछ कुछ बातों पे सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पूरी तरह से उनकी तरह नहीं होता है। इस जनन विधि में अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। दोनों जनक समान मात्रा में संतति को डीएनए देते हैं। इस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होने की दर अधिक होती है। लैंगिक जनन जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में जनन की विधि है, जिनमें जनन के लिए विशिष्ट ऊतक या अंग पाए जाते हैं। जननांगों से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट कोशिकाएं जिनका संलयन या फ्यूजन करके नया जीव उत्पन्न करती है युग्मक कहलाते हैं। सरल संरचना वाले जीवों में युग्मकों के आकार तथा आकृति में विशेष अंतर नहीं होता है। ऐसे युग्मकों को समाकृत युग्मक यानी कि आइसोगेमीट्स कहते हैं। परंतु अधिक जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में दोनों प्रकार के युग्मकों की आकृति और आमाप में अंतर होता है। ऐसे युग्मकों को विषमाकृत युग्मक यानी कि हेट्रोगेमीट्स कहते हैं। हेट्रोगेमीट्स में एक जनन कोशिका बड़ी होती है तथा उसमें भोजन का भंडार भी होता है, जिसे मादा युग्मक या फीमेल गैमीट कहते हैं, और दूसरी जनन कोशिका अपेक्षाकृत छोटी और गतिशील होती है। इसमें भोजन का भंडारण नहीं होता है। इसे नर युग्मक या मेल गैमीट कहते हैं। गैमीट्स स्पेशल क्यों होते हैं, क्यों विशिष्ट होते हैं? क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है, जिसके फलस्वरूप विसेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। दो तरह के कोशिका विभाजन होते हैं। एक होता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। जैसा कि इसका नाम बता रहा है समसूत्री, मतलब कि जो दो नई कोशिकाएं बनेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होगी। इस प्रकार की कोशिका विभाजन से बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। इस विभाजन में एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी होती है। पादपों में जनन, पादपों में जड़, तना, पत्ता ये कायिक भाग है तथा पुष्प जनन भाग है। पुष्प के मुख्य भाग बृहदल, पुष्प के मुख्य भाग बृहदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर,
और पुंकेसर है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, सबसे बाहर ये हरे रंग की पत्तियां पुष्प का बृहदल है। ये रंग बिरंगी पत्तियां पंखुड़ियां है। स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और ये है पुंकेसर, जिसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। यह पुष्प का नर जननांग होता है। आइए हम पुष्प के भागों को और अच्छे तरीके से जानने के लिए पुष्प का डायसेक्शन करके देखते हैं। इसमें यहाँ पर मैंने एक गुड़हल का पुष्प लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाहर की तरफ आप देखिए, इसमें ये हरे रंग की पत्तियां होती हैं, जिन्हें हम बृहदल या सेपल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम सेपल्स को यानी कि बृहदल को अलग करेंगे। तो नीडल की सहायता से मैंने कट इसमें लगा लिया है और अब हम इनको धीरे धीरे अलग कर देंगे। ये सेपल्स अलग कर दिया हमने। इसके बाद हम एक एक करके पंखुड़ियों को अलग करेंगे। पंखुड़ियां ये पुष्प का रंग बिरंगा भाग है, जिन्हें इंग्लिश में हम पेटल्स बोलते हैं। ये पुष्प के जननांग यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा ये पॉलिनेशन के लिए, परागन के लिए पक्षियों को और कीटों को पुष्प की ओर आकर्षित करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो ये ट्यूब्स, अतः ये एक उभयलिंगी पुष्प है, मतलब कि इसमें नर जननांग पुंकेसर और स्त्री जननांग स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर की तरफ आपको ये पीले रंग के जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है, ये है पुंकेसर, जिसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है इसके पुंकेसर, जिसमें 2 भाग है, तंतु और परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण विकसित होते हैं, जिनके अंदर नर युग्मक उपस्थित होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये है इसके वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र जो है, ये स्त्री केसर का भाग है। स्त्री केसर 3 भागों में विभाजित होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो इसमें जो ये लंबी ट्यूब आपको दिख रही है, ये इसकी वर्तिका नहीं है, ये एक स्टेमिनल ट्यूब है। वर्तिका को निकालने के लिए हम नीडल से इसके अंदर एक इंसेशन बनाते हैं और धीरे धीरे हमें ये इंसेशन बनाना है, ताकि अंदर से वर्तिका को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब आप देख सकेंगे यहाँ पे अंदर की तरफ एक सफेद रंग की नली, ये है वर्तिका। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका, और वर्तिका के बिल्कुल अंत में स्थित है अंडाशय। हम स्टेमिनल ट्यूब को अलग कर देते हैं, तो हमें और अच्छे से इसका व्यू मिल जाएगा। तो ये है स्टिग्मा यानी कि वर्तिका, स्टाइल यानी कि स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका और अंडाशय, ओवरी। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए अंडाशय का एक सेक्शन लेके रखा है, टीएस सेक्शन, जिसे आप देख सकते हैं। तो स्त्री केसर पिस्टल, ये पुष्प का मादा जननांग होता है। इसके 3 भाग, जैसे कि अभी हमने डायसेक्शन में देखे। वर्तिकाग्र, यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। परागकण इस पर आकर परागनली विकसित करते हैं। वर्तिका, स्टाइल, ये एक नलिकार भाग है, जिसमें से परागनली गुजर कर अंडाशय तक पहुंचती है। और अंडाशय, ओवरी, यह स्त्री केसर का निचला हिस्सा है। इसके अंदर बीजांड स्थित होते हैं, जिनमें अंड कोशिका होती है।
इसके दो सिरे होते हैं। एक तो चैलेजल सिरा, इस सिरे पे 3 एंटीपोडल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। दूसरा सिरा है माइक्रोपाइल, इस सिरे पर 2 सिनर्जिड कोशिकाएं और एक अंड कोशिका यानी कि ओवम उपस्थित होता है, और इसके मध्य में दो केंद्रक उपस्थित होते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पुंकेसर स्टेमन, यह नर जननांग होता है। इसके दो भाग होते हैं, परागकोश एंथर। परागकोश के अंदर परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं और तंतु यानी कि फिलामेंट इसको पुष्प से जोड़े रखने का कार्य करता है। जननांगों के आधार पर पुष्पों के प्रकार, उभयलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिन पुष्पों में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों और गुड़हल। एक लिंगी पुष्प, जिन पुष्पों में केवल एक ही जननांग या तो स्त्री केसर उपस्थित होता है या पुंकेसर, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता, तरबूज। जनन प्रक्रिया का प्रथम चरण परागन होता है, क्योंकि परागन वह प्रक्रम है जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागन दो प्रकार का होता है, स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन, वह प्रक्रिया जिसमें परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए मटर और सूरजमुखी। परपरागन क्रॉस पॉलिनेशन, वह प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए सेब और कई प्रकार की घासें। परपरागन में पक्षी, कीट, जल, वायु और जानवरों के सहायता से संपन्न होता है। परागन के पश्चात परागकणों में से परागनली विकसित होती है और इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसमें विभाजन होकर दो नरयुग्मक बनते हैं। ये परागनली वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। अंडाशय के माइक्रोपाइल के सिरे से प्रवेश करके यह अंड बीजांड में नरयुग्मकों को मुक्त कर देती है, जहां पर एक नरयुग्मक मादा युग्मक मतलब ओवम से संलयन करके युग्मनज बनाता है, जाइगोट बनाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा नरयुग्मक पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयन करके एंडोस्पर्म बनाता है। क्योंकि इस पूरे प्रक्रम में 2 बार संलयन हो रहे हैं, इसलिए इस तरह की फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर सुनिए कि एक नरयुग्मक मादा युग्मक से संलयन करता है, फ्यूज करता है, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और दूसरा नरयुग्मक पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयन करता है, फ्यूजन करता है और एंडोस्पर्म बनाता है। तो क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 2 फर्टिलाइजेशन या 2 संलयन हो रहे हैं, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज की विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण बनता है जिससे वह बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण देता है। बीज का अंकुरन, बीज उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित होता है। इस प्रक्रम को अंकुरन कहते हैं। बीज से नया पौधा विकसित होने के इस पराक्रम में पहले भावी जड़, जिसे मूलांकर या रेडिकल कहते हैं, विकसित होता है तथा बाद में भावी प्रारोह प्रांकुर या प्लूम्यूल बनता है। बीज पत्र अंकुरन के समय नए पौधे को भोजन प्रदान करता है। मानवों में जनन, मानव का शारीरिक संरचना बहुत जटिल होती है, इसीलिए इसमें लैंगिक जनन द्वारा नया जीव उत्पन्न होता है। क्योंकि मानवों में लैंगिक जनन होता है, इस वजह से उनके अंदर जनन का कार्य पूरा करने के लिए विशिष्ट अंग
और अंग तंत्र उपस्थित है। 11 से 19 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। इस दौरान लड़के और लड़की के शरीर में कई परिवर्तन आते हैं तथा उनमें लैंगिक परिपक्वता आती है। जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है, यौवनारंभ कहलाता है। यह दर्शाता है कि उनमें लैंगिक परिपक्वता आ चुकी है। यौवनारंभ पर आने वाले ये जो परिवर्तन जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। और यह भी इस बात का सूचक होते हैं कि अब जीव में लैंगिक परिपक्वता आ चुकी है। काख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तेलीय होना तथा मुहासे निकलना, मतलब कि स्किन ऑयली हो जाती है और पिंपल्स आते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलती है, आवाज फटने लगती है। अब हम आगे के भाग में जनन तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स में है टेस्टिस यानी कि वृषण, वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी, सेमिनल वेसिकल्स शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरिनरी डक्ट या यूरेथ्रा जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं, और शिशन। वृषण जो है वह उदर गुहा से बाहर स्क्रॉटम में वृषण कोश में स्थित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उदर गुहा में तापमान 37 डिग्री 37 डिग्रीज होता है और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए यानी कि शुक्राणु बनाने के लिए वृषण को जो है 35 डिग्री तक का तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान पर स्पर्म्स नहीं बनते, शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। इसीलिए वृषण जो है वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण के अंदर नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है जो कि नर में गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। शुक्रवाहिनी ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। मूत्र मार्ग यह मूत्र और वीर्य के लिए एक कॉमन पैसेज का काम करता है, एक दोनों को बाहर जाने का कार्य करता है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां सेमिनल वेसिकल्स मतलब कि शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि, इनके जो स्राव होते हैं, इनके जो सिक्रीशंस होती हैं, वो शुक्राणुओं को तरल माध्यम देती है, उन्हें पोषण प्रदान करती है और शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायता करती है। इन ग्रंथियों के स्राव मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके मुख्य भाग है अंडाशय, ओवरीज, अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय यूट्रस, सर्विक्स और सर्विक्स, ग्रीवा और वजाइना योनि। अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जनन के समय ही इस अंडाशय में कई लाखों अपरिपक्व अंड उपस्थित होते हैं जो कि यौवनारंभ के समय लैंगिक परिपक्वता प्राप्त होने के बाद हर महीने एक अंडाशय से एक अंड परिपक्व होता है और फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिका में चला जाता है। वहां पर ये 1 से 2 दिन के लिए शुक्राणुओं का इंतजार करता है निषेचन क्रिया के लिए। अगर निषेचन हो जाता है तो यह गर्भ में जाके स्थापित हो जाता है, जो युग्मनज बनता है वह गर्भ में स्थापित हो जाता है। परंतु अगर निषेचन नहीं होता है तो उस स्थिति में यह अंड जो है, कोशिका जो है, ये डिके होने लग जाती है, टूटने लग जाती है।
अंडवाहिका अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाती है। गर्भाशय, यहाँ शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। लड़कियों में यौवनारंभ के समय हर महीने अंडाशय से अंड कोशिका का निर्मोचन होता है और गर्भाशय निषेचित अंड को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो इस तैयारी में उसकी जो भीति है, लाइनिंग है, वो बढ़ती है, मतलब वो और ज्यादा उसमें मांसल हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है और उसमें रक्त प्रवाह अधिक हो जाता है। 14वें दिन जब एग रिलीज होता है, मतलब अंड कोशिका निर्मोचित होती है और फेलोपियन ट्यूब में जाकर वह स्पर्म या शुक्राणु का वेट करती है। इस बीच में 2 दिन के लिए वेट करती है। अगर इस बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो युग्मनज जो है वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। परंतु अगर निषेचन नहीं होता है तो अंड कोशिका धीरे धीरे खत्म होने लगती है, टूटने लगती है। एग डाइज इफ नॉट फर्टिलाइज्ड। उस स्थिति में जो यूट्रस की ये मोटी भीति है, इसकी आवश्यकता नहीं रहती, तो यह भी टूटकर मरते हुए जो अंड कोशिका खराब हो चुकी है उसके साथ योनि मार्ग से बाहर आ जाती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहते हैं। इसे रजोधर्म भी कहा जाता है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म के आरंभ होने को रजोदर्शन कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड उत्पन्न होने बंद हो जाते हैं, जिसके कारण रजोधर्म रुक जाते हैं, जिसे रजो निवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं। अगर अंड कोशिका का निषेचन होता है, तो अगर अंड और शुक्राणु के संलयन से युग्मनज बनता है, यह गर्भाशय में रोपित होता है, जिसके बाद इसमें विभाजन और विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, तो ये जाइगोट बनाता है और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जाइगोट जो है वो यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है। फिर उसमें कोशिका विभाजन और विभेदीकरण होता है, जिससे कि वह फीटस का निर्माण करता है। तो जो एक बढ़ता हुआ भ्रूण है, बढ़ता हुआ बच्चा है, इसे माँ के शरीर से पोषण कैसे मिलता है? इसे माँ के शरीर से पोषण मिलता है प्लेसेंटा की सहायता से। प्लेसेंटा एक विशेष उत्तक है, ये देख सकते हैं आप इस चित्र में। प्लेसेंटा एक विशेष उत्तक है, ये तस्तुरी नुमा होता है जो कि गर्भाशय में धसा होता है। इसका कार्य यह माँ से पोषण भ्रूण तक पहुंचाता है और भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करता है। एक बार फिर देखते हैं कि जो प्लेसेंटा है इसका कार्य क्या है। ये माँ से पोषण भ्रूण तक पहुंचाता है। पोषण मतलब मदर के ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो ये बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए एम्ब्रियो तक पहुंचाता है और एम्ब्रियो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बना रहा है उनको ये मदर के ब्लड में डाल देता है, जिससे कि जब मदर का ब्लड जहाँ पे क्लीन होगा वहां से ये अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी शरीर से बाहर निकल जाएंगे। गर्भकाल की अवधि 9 महीने की होती है। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे मानसिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक रूप से स्वस्थ होना। कई रोग लैंगिक क्रियाओं द्वारा संचरित होते हैं, जिन्हें एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। सेक्सुअली बैक्टीरियल, ऐसे बैक्टीरियल डिजीजेस को उदाहरण है गोनेरिया, साइफिलिस। और वायरल डिजीजेस मतलब विषाणुजनित डिजीजेस है मस्सा, HIV, एड्स। एड्स के बारे में आपने सुना होगा। एड्स जो है एक बहुत जानलेवा बीमारी है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है HIV, ह्यूमन इम्यून सिस्टम। गर्भरोधन को रोकना
गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार: यांत्रिक अवरोध यानी कि फिजिकल बैरियर्स, पुरुषों में कॉन्डोम और स्त्रियों में सर्वाइकल कैप। रासायनिक तकनीक, केमिकल मेथड्स, मादा में अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाइयां ली जाती हैं। ये दवाइयां यूजुअली हार्मोन्स होते हैं जो कि अंड को परिपक्व होने से रोकते हैं। इनका लॉन्ग टर्म यूज करने पर इनका शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, लूप या कॉपर्टी जो है वो आईयूसीडी होते हैं। शल्य तकनीक मतलब कि सर्जिकल मेथड्स, जिसमें पुरुषों में नसबंदी होती है और स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। यह एक दंडनीय अपराध है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मादा जनन तंत्र में अंड कोशिका का निषेचन कहाँ होता है? पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होता है? लैंगिक क्रिया द्वारा संचरित होने वाले विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। नर और मादा युग्मक के निषेचन से क्या बनता है? परागन तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं? लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं? माता के शरीर में भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है? आज का ये सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू।